Assalamualaikum, good morning. Good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. अभी हम बात कर रहे थे कि कोविड की क्या सूरत हाल है पूरी दुनिया में, क्योंकि आपको पता है कितने स्पोर्टिंग इवेंट्स आजकल हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, जहां स्पेक्टेटर्स हैं, जहां सारे जो हैं स्टेडियम्स में बैठे हुए हैं। बेशक आप विमिल्डन देख लें, आप क्रिकेट देख लें, कोई भी स्पोर्ट, फुटबॉल हो रही है आजकल, तो सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ आफ्टर ओपनिंग इट फॉर द पब्लिक तो वहाँ काफ़ी स्पाइक हुआ है कोविड केसेस में। स्पाइक इंडीड हुआ है। और बाय द वे साथ साथ आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में भी वैक्सीनेटेड लोगों के लिए बहुत सी सहूलियात अब खुलना शुरू हो गई हैं, जैसे कि सिनेमास के बारे में मैंने पढ़ा, ऑल्दो प्रॉपर स्केड्यूल वगैरह नहीं आया, तो लेकिन सिनेमास जो हैं नहीं खदशा नहीं है। आई गेस कभी ना कभी तो जिंदगी में नॉर्मलाइज होना है। वैक्सीनेशन के बाद भी अगर नहीं खुल सकेंगे तो फिर सारी एक्सरसाइज का क्या फायदा है। विच ऑल्सो मीन्स कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी तक अब्दुल्ला ये डिटर्मिन नहीं हो सका कि सिनेमास वगैरह खुल रहे हैं एंड एवरीथिंग, बट दे हैव टू डिसाइड ऑन देयर ओन कि वो किस तरह चेकिंग करेंगे कि वैक्सीनेटेड हैं चेकिंग करेंगे। ये तो हम सिनेमा ओनर्स और सिनेमा एडमिनिस्ट्रेशन से ही पूछेंगे, लेकिन इंडोर डाइनिंग एंड सिनेमास वगैरह वैक्सीनेटेड लोगों के लिए ओपन होंगे। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ ऐसा खदशा, वैसे आई एम नो एक्सपर्ट, लेकिन ऐसा खदशा मुझे लग रहा है कि शायद केसेस आर अगेन ऑन द राइज। आपको याद है हमने कल बताया था कि कल 40 डेथ्स रिपोर्ट हुई थी, फिर कल कराची में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 9% था। और आज की अगर बात करें तो ऑल्दो नंबर कुछ कम हुआ है, इंतकाल कर जाने वाले अफराद का 24 अफराद जान से गए हैं, लेकिन 2.72 हो गया है ओवरऑल मुल्क में पॉजिटिविटी। पूरे मुल्क की बात हो रही है, नॉट जस्ट वो आप जो पहले बता रहे थे वो 1277 केसेस सामने आए हैं। सो वी जस्ट होप एंड प्रे कि ये ट्रेंड इस तरह बढ़ता ना चला जाए, ये या तो यहीं रहे या इससे कम हो। हाँ एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही हमने कहना था, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम कंपैरिजन बाकी दुनिया के साथ करते हैं तो जिन्होंने वैक्सीनेट हो भी गए हैं और दुनिया खोल भी दी है तो वहाँ भी कुछ केसेस इस तरह आ रहे हैं आगे। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी कैन ऑल वी कैन डू इज लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड। और वैक्सीनेशन आपने करवा भी ली है तो आपको पता है कि हमने मास्क का इस्तेमाल नहीं छोड़ना है। और ये जो तमाम स्पोर्टिंग इवेंट्स हमने देखे इसमें मास्क नहीं पहने होते थे लोगों ने, आपको पता है। मास्क तो अपना हिस्सा बना लें आप। कल जो है कौमी सलामती कमेटी का एक तवील इजलास हुआ है जिसमें आर्मी चीफ, DGISI और बहुत से अहम सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की है। ऑलमोस्ट 108 इसके अटेंडीज की तादाद थी। 8 घंटे से ज़ायद इस सेशन के बारे में बताया गया है कि जारी रहा। बहुत से अहम मौज़ूआत पर बात हुई है और एक और अहम बात यह है कि तमाम मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत जब अहम मामलात पर डिस्कशन कर रही थी और सर जोड़ कर बैठी थी, और डिस्कशन से आप ज़ाहिर है कुछ हासिल ही करते हैं क्योंकि किसी के सवाल होते हैं फिर उसका जवाब आता है। It's always healthy to be a part of a debate, to listen to somebody arguing and talking about a very important issue. वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद नहीं थे। अच्छा, इस पे हमने वैसे तफसीली बात भी करनी है, ऑफ कोर्स हम ओपिनियंस भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो ज़्यादा मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एक्चुअली आवाम को बहुत ही तंग कर रहा है, दैट इज़ लोड शेडिंग। तो ये सवाल भी आवाम का बड़ा अच्छा है कि वो एक्स्ट्रा जो थी बनी हुई थी बिजली वो गई किधर। तो मुल्क भर में जी आपको बताएं बिजली का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। और हैरान कुन बात यह है कि 1 माह पहले तक हुकूमती रहनुमा कह रहे थे पिछली हुकूमत ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बना गई, मतलब इस पर कंप्लेन हो रही थी कि ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बना गई, और अब आवाम को समझ नहीं आ रहा कि वो इजाफी बिजली कहाँ चली गई। तो ये मुझे लगता है कि ये आर्ग्यूमेंट देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान ने 2010, 11, 12 जो सफ़र किया है ना बिजली के हाथों और लोड शेडिंग के हाथों, पर्टिकुलरली पंजाब ने, तो जब कोई ये कहता था ना कि ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बन गई है, यू कंप्लेनिंग, बल्कि तो मजे का खेल लगती थी ये बात, बिकॉज ये कहीं उल्टा ना पड़ जाए। वो ये कहते हैं ना अब्दुल्ला, यू कैन नॉट बी टू थिन और टू रिच। तो बिजली भी टू मच नहीं हो सकती, हमेशा बिजली की ज़रूरत होती है। तो आपको बताएं कि शदीद गर्मी वो तो है ही, तो इस मौसम में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर रखा है। और लोड शेडिंग दोबारा बढ़ते ही एक बार फिर जनरेटर्स, UPS, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वगैरह की तलब और फ़रोख्त बढ़ गई है। और अक्सर शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो मामूल बन गई है, जबकि देही इलाकों में इससे भी ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि इससे भी ज़्यादा हो रही हो, इतनी भी नहीं, बड़ा मुश्किल है अब तो सोचना। तो लाहौर और रावलपिंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे हैं और उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे लोड शेडिंग के बारे में। सबसे पहले हम चलेंगे लाहौर, और लाहौर में अवाम क्या कह रहे हैं और किस अजियत से दो चार हैं, पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद ज़रा हम अपने नुमाइंदगान से भी बात करेंगे। सर जी बत्ती इन्नी को जाती पई है ना, कोई घर, कोई रात पूरी पक्खा चलते रहे हैं, 4-4 5-5 घंटे तो बिल इन्ना इन्ना आंदा। बिल मैनू 9000 के कुछ पैसे बिल आया।
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। कोई भी चीज़ हुकूमत सही नहीं है। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, गैर लानियाँ हो रही है। सुबह के टाइम दफ्तर जाना होता है, रात को नींद पूरी नहीं होती, गर्मी की वजह से बुरा हाल हो जाता है। गैर लानियाँ लोड शेडिंग हो रही है, सारी रात बच्चे सो नहीं पा रहे। इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई पता नहीं है कब लाइट आनी है कब जानी है। बस जब भी घर जाओ या जब भी आँख खुलती है तो लाइट गई होती है। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, कोई टाइम टेबल नहीं है, किसी टाइम भी जिस टाइम इनका दिल करता है लाइट बंद कर देते हैं। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तकरीबन 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइट नहीं आती। रात को भी रोज़ाना जाती है, 2 बजे जाती है, 3 बजे आती है, फिर 5 बजे चली जाती है। ना नींद पूरी होती है ना कुछ। जनाब, ये तो आपने तमाम सूरत हाल देख ली और लिटरली दिल खून के आंसू होता है। और ये हम ऐसे महावरतन नहीं कह रहे हैं। आप सोचें, एक गरीब आदमी जिसने अपने महीने का राशन ला के रखा हो, जिसमें गोश्त वगैरह भी, पेरिशेबल आइटम्स भी शामिल हैं, और उसके बाद जब उसने कहा ना, मतलब एक गरीब लोगों के, चलो इतने गरीब ना भी कहें, मिडिल क्लास लोगों के लिए भी कितना मुश्किल है कि आप मिडिल क्लास तो सारे गरीबी हो चुके हैं। कहने का मतलब ये, एक तो पहले बिजली के बिल आप इतने ज्यादा दे रहे हो फॉर द बिजली विच इज नॉट कमिंग, और उसके बाद जो आपकी खाने पीने की चीजें हो, जो आपने स्टोरेज अपना पूरा फ्रिज भरा होता है, वो भी सारा कुछ खराब हो जाए। मतलब आप क्या, कितना नुकसान है ये। और उसके बाद एक मेंटल हेल्थ तो वैसे ही आपकी ख़त्म हुई है बिकॉज ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा, हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी हम पता करेंगे कि कितने घंटे क्या सिचुएशन है, क्या कहा जा रहा है, कब बेहतरी आ सकती है। लाहौर चलते हैं सबसे पहले। जवाद मलिक इज़ वेटिंग फॉर अस इन लाहौर। ओवर टू यू जवाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है। ये मुल्क भर की तरह लाहौर समेत पंजाब भर के छोटे बड़े शहरों में इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पंजाब भर में इस वक्त 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है छोटे बड़े शहरों में। लाहौर में इस वक्त 4 से 5 घंटे और गैर लानिया टिपिंग जो अरूज पर है। सार्फिन का इस हवाले से यही कहना है कि जो सूरत हाल है इसको काबू किया जाए, लोड शेडिंग को कम किया जाए। खासतौर पर हम देखें कि UPS और बैटरी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि इससे पहले मौसम ठीक था तो लोगों को बैटरी की और UPS की और ख़ासतौर पर जनरेटर की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब वह मांग बढ़ी है, उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। तो ये तलब और सप्लाई, रसद और तलब जब कम होगी तो उस वक्त इनकी कीमतें मुस्तकम होंगी। तो सार्फिन ने यह भी मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसा मैकेनिज़्म दे कि जो कीमतें हैं बैटरी की, UPS की और बाकी जो है सोलर ख़ास तौर पर, वो उन्हें सस्ता मिले और अगर लोड शेडिंग होती भी है तो उसमें गुजारा कर सके। आपको पता है ना, माशाल्लाह हम हुकूमतों को क्या मूरत इल्ज़ाम ठहराएं, वो जो कर रही हैं वो तो कर ही रही हैं। लोड शेडिंग का अज़ाब तो हम पे नाजिल है ही। अब जब डिमांड बढ़ी है तो UPS और बैटरियां और सोलर पैनल, इनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। तो हम सारे, मुझे लगता है, बराबर के हिस्सेदार हैं। जब हम चीनी की डिमांड देखते हैं कि बढ़ गई है, जब हम देखते हैं कि रमज़ान आ गया है, फलों की डिमांड बढ़ गई है, एवरीथिंग गोज़ अप। और वैसे भी कहते हैं ना कि जैसी कौम होती है वैसे ही हुक्मरान होते हैं, तो किसी से क्या शिकायत करनी। खैर नहीं, तो उसमें तो आपने हम सारों को बुरा भला कह दिया। मैं नहीं ले रही, सॉरी, कोई क्रिटिसिज्म। अब रावलपिंडी जाएंगे जहां से अपडेट कर रहे हैं इरशाद कुरैशी, वो हमें बताएंगे। रावलपिंडी में भी बहुत बुरा हाल है बिजली की बंदिश की वजह से। जी, रावलपिंडी में भी लोड शेडिंग है जो दोहरानिया बढ़ चुका है। गैर लानिया लोड शेडिंग शहरी जो है काफ़ी परेशान है। रात गए जो है कई घंटों जो है लाइट नहीं होती। बहुत से ऐसे भी इलाके हैं जैसे ही गैर लानिया लोड शेडिंग बढ़ी है, UPS और जनरेटर का इस्तेमाल भी बढ़ चुका है। लोड शेडिंग 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से UPS की डिमांड और बैटरी की डिमांड में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, मसलन ज़्यादा हो गया है। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछे। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। रात के टाइम भी चली जाती है लाइट, ना इंसान सो सकता है और ना सुबह टाइम पे ऑफिस पहुंच सकता है, ना नींद पूरी होती है। जी बिल्कुल, शहरियों का भी आपने सुना, उनका कहना है कि गैर लानिया लोड शेडिंग की वजह से उनकी निज़ाम ज़िंदगी जो है काफ़ी मुतासिर है और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। दूसरी जानिब UPS जनरेटर का भी इस्तेमाल बढ़ चुका है, जबकि गैर लानिया लोड शेडिंग से जो है शहरी भी परेशान हैं और बिल्कुल जो है निज़ाम ज़िंदगी जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। और दूसरी जानिब जनरेटर है, UPS है, इसका इस्तेमाल भी बढ़ चुका है, उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। जी, जब ये कहते हैं ना कि जी ना हम रात को सो सकते हैं और सुबह कामों पे जाना होता है, मतलब आई टोटली कैन रिलेट टू दैट बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स। अ फ्यू टाइम्स हमें भी ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, यहाँ कराची में भी, और ख़ासतौर पे पिछले साल जब बारिशें वगैरह, आपको पता है कि बिजली सारी ख़त्म ही होगी कि कितने दिनों के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फंक्शन प्रॉपरली और एक्सपेक्टेशन भी होती है। और बच्चों ने सुबह स्कूल जाना हो, बाय द वे प्राइवेट स्कूलों ने दोबारा से स्कूल खोल दिए हैं 1 दिन की छुट्टी करने के बाद, और सरकारी स्कूल ऑल तो पंजाब में बंद हैं। फिर दफ्तर जाना हो तो आपका सारा दिन बुरा गुजरता है, आप काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, योर होल लाइफ गेट्स डिस्टर्ब। पेशावर भी जा रहे हैं, पेशावर में कौन है? रसूल दावर इज वेटिंग फॉर अस इन पेशावर।
जी बिल्कुल, पेशावर में गर्मी की एक नई लहर के साथ लोड शेडिंग में भी इजाफा हुआ है। इस वजह से लोग यूपीएस का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर लगाए जा रहे हैं। और यहाँ इस वक्त हम देख रहे हैं एक दुकानदार है, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये सोलर और इन्वर्टर का मांग जो है ना, ये जो है ना बढ़ता जा रहा है और बस गरीब आवाम में क्या करें, अभी मजबूरी से जो है ना लेना पड़ता है। कहा जा रहा है कि देहाती इलाकों में 12 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है और जो शहरी इलाके हैं उसमें कहा जा रहा है कि 8 से लेकर मुख्तलिफ इलाके 8 से लेकर 12 घंटे तक लोड शेडिंग होती है, जिस वजह से लोग मजबूर होते हैं, अल्टरनेट तलाश कर रहे हैं, दूसरे ज़राए तलाश कर रहे हैं, साथ साथ जनरेटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये यूपीएस सिस्टम का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। पेशावर में भी यही सूरत हाल है। बाय द वे आप ज़रा हमें लिख के बताइए कि व्हाट इज़ मोर यूज़फुल। मैंने खुद कभी नहीं इस्तेमाल किया सोलर पैनल के साथ जो बैटरी लग रही है ना, मेरे घर यूपीएस ही है और लाहौर में तो बाय द वे आपको पता है ना, वो दिन भी याद थे हमें जब एक यूपीएस के साथ 2-2, 3-3 बैटरियाँ होती थी और हर फ्लोर का अलहदा यूपीएस होता था। लेकिन हमने बड़ी मुश्किलों से उस दौर से निजात हासिल की थी और खुदा का शुक्र अदा किया था कि वो अजियत नहीं बर्दाश्त करना पड़ती। लेकिन आई वंडर कि इट्स तो एक्शन रिप्ले हो रहा है। कितना अननेसेसरी खर्चा है वैसे ये बैटरियों का, बिकॉज यहाँ हमारी भी यूपीएस में बैटरी कंटिन्यूसली चेंज होनी पड़ती है। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दोज कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स जिनको आइसोलेशन में अगर रखा हो, घरों में ही आप आइसोलेट कर रहे हैं और घर में बिजली ना आ रही हो, तो सिचुएशन कितनी। अच्छा जी, हम नेशनल डिफेंस कमेटी के कल के अहम इजलास की बात करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के पाकिस्तान अमेरिका के साथ अमन में शराकतदार तो हो सकता है, तनाज़े में नहीं, अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। इसी पे बात करते हैं, कल क्या अहम बातें हुई हैं, इत्तफाक़ राय पैदा हुआ है, वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया चौधरी साहब। फवाद साहब बताइएगा, सबसे पहले तो इतनी अहम मीटिंग जिसमें अस्करी सियासी क़यादत सर जोड़ कर बैठ रही है और ज़ाहिर खत्ते की बदलती सूरत हाल जो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, अब हर गुजरते दिन के साथ बात होनी थी। वज़ीर आज़म की क्या कोई और मसरूफियत थी या उनके आने की वजह अगर कोई है तो आप प्लीज़ हमसे शेयर कर सकते हैं। नहीं, वज़ीर आज़म तो आ रहे थे और तशरीफ ला रहे थे, लेकिन लीडर ऑफ दी अपोजिशन का पैगाम गया स्पीकर साहब को कि अगर लीडर प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो हम वॉकआउट करेंगे। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, वॉकआउट की जरूरत नहीं है, आप लोग अटेंड कर लें और मैं नहीं आता। ये हुआ। अच्छा, रिपोर्टेडली ऐसा भी पता लगा है कि जब बिलावल साहब ने मीटिंग में पॉइंट आउट की बात तो उन्हें जवाब दिया गया कि वज़ीर आज़म को शायद ऐसा इंप्रेशन गया है कि अपोजिशन उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बाकायदा पैगाम लीडर ऑफ द अपोजिशन का गया था या बस कयास आराई थी और चेमागोइयाँ थी, या बस इंप्रेशन था कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, वो मुझे फिर दे वुड नॉट टॉलरेट मी। नहीं, स्पीकर ऑफिस को शहबाज शरीफ साहब का पैगाम गया था। अच्छा, स्पीकर ऑफिस को शहबाज शरीफ साहब का पैगाम गया था, जो कि नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जाहिर है कि कौमी सलामती के जब मसाइल होते हैं तो उस पर सबको मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। बताइएगा, कल की जो डिस्कशन हुई, मीटिंग हुई, उसमें क्या नताइज निकले? हम ये तो आपसे नहीं पूछेंगे कि क्या बात हुई, लेकिन अगर आप, कौम भी जाहिर है इसमें सारे मामले में इन्वॉल्व है और पिछला जो कुछ कौम भुगत चुकी है, 70,000 पाकिस्तानियों ने जान का नजराना पेश किया है। नाउ पाकिस्तानीज वांट टू नो कि आगे पाकिस्तान क्या फैसले करने वाला है। लेकिन पाकिस्तान के फैसले जाहिर है अभी तो सर्कमस्टांसेस जो हैं ये इवॉल्विंग है और हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। पहले तो हमारी पूरी कोशिश और दुआ यही है कि अफगानिस्तान के अंदर एक पुरअमन इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है वो बन जाए और ये जो अफगान तालिबान में और काबिल हुकूमत में जो एक रिफ्ट है वो कम हो, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात हों और वो बात आगे चले। लेकिन अगर वो मुज़ाकरात नहीं होते हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक की जो तारीख रही है अफगानिस्तान की, वहाँ तो बंदूक ने ही फैसला किया है कि काबुल की हुक्मरानी किसके पास होगी। तो उसके नतीजे में हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारे पास 30 लाख अफगानी पहले हैं, मईशत हमारी बहुत कुछ ताकतवर होती नहीं है। तो उसमें अगर 15-20 लाख और लोग आ जाएंगे तो हमारे लिए बोझ बहुत बढ़ जाता है। और फिर आपको मालूम है जब इतने लोग बाहर से आते हैं, वो अपने पिछली दफा भी जब हुआ तो फिर आपने देखा किस तरह ड्रग्स का कल्चर, क्लाशनकोव, ये सारी चीजें यहाँ फैलती हैं। तो वो एक तो हमारा बड़ा कंसर्न है कि कैसे अगर वहाँ से एक एग्जॉटिक्स होता है, कहाँ वैसे लोग निकलते हैं वहाँ पे, तो उनको हम कैसे अकोमोडेट करेंगे। फिर दूसरा, अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ पे जो सिविल वॉर होती है, तो जाहिर है कि हमारे वहाँ पे बड़े करीबी रिश्ते हैं, हमारे ताल्लुक हैं, वहाँ पे कत्लो खून होता है, तो उसका हमारे ऊपर बड़ा बुरा असर आता है। तो ये बड़ी कंसर्निंग है। तो अब देखते हैं आगे इवॉल्विंग सिचुएशन है कैसे आती है।
अच्छा, इवॉल्विंग सिचुएशन है फवाद साहब। जब ये बात की गई, अपेरेंटली ज़ाहिर है कि अफ़गान तालिबान की पेशरफ्त तो जारी है और यही कहा जा रहा है, यही तज्ज़िये किए जा रहे हैं कि वो वक्त दूर नहीं है जब वो काबुल पर काबिज़ हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान क्या फ़ैसला करेगा? सियासी क़यादत में इस बात पर कोई डिस्कशन हुई है, इत्तेफ़ाक़ राय पैदा हुआ है? हाउ पाकिस्तान इज़ गोइंग टू डील विद दिस सिचुएशन विद तालिबान बीइंग इन पावर इन अफगानिस्तान? लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि पिछली दफा जो 3 ममालिक तालिबान के पीछे खड़े थे वो सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान थे। इस बार तीनों ममालिक जो है वो उनकी रिलक्टेंस है तालिबान के ऊपर, और हमारी ख्वाहिश ये है कि अफगानिस्तान के अंदर इंक्लूसिव गवर्नमेंट आए। सो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा इस वक्त कि हम ये कहें कि काबुल में बज़ोर ताकत इस तरह से कब्जा करके तो जो है पाकिस्तान की रिलक्टेंस है उसके ऊपर फिर एक तरफ ये भी बयान आता है कि हम किसी की साइड नहीं लेंगे और जो भी अफगान अवाम का फैसला होगा उसकी हिमायत करेंगे। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि हमारी रिलक्टेंस है कि अफगान तालिबान ना बरसर इक़्तिदार हों। जी नहीं, मैंने पूरी बात अगर आप सुनते, हमारा मानना ये है कि अगर ताकत के जरिए वहाँ पे आएंगे और सिविल वॉर होगी ना, और तो रास्ता नहीं है। अब सिविल वॉर के नतीजे में वहाँ पर कत्लो खून होगा और आप काबुल पे कब्जा भी कर लेंगे, तो हमारी रिलक्टेंस है इस मामले में इसको इनकरेज करने में, और हम नहीं चाहते कि इस तरह से हो। हम तो चाहते यही है कि अफगान तालिबान में और गनी हुकूमत में बामकसद मुज़ाकरात हों और ये एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, जिसको हमारे लिए आसान होगा रिकग्नाइज करना भी, और बाकी जो ममालिक हैं खुसूसन जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके लिए भी ये एक आसानी पैदा करेगा। तो देखते हैं, इट्स अ टॉल ऑर्डर आई गेस फवाद चौधरी साहब के बात हो और फिर वो कोई मुज़ाकरात के जरिए हल तलाश कर सके। अच्छा फवाद साहब, अफगानिस्तान में ऑब्वियसली हम बात भी यही कर रहे हैं कि तालिबान की एक बहुत बड़ी फोर्स है, दे कुड बी इन कंट्रोल एनी मोमेंट। तो आप ये बताइएगा कि इसीलिए इस बार इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि तालिबान से ताल्लुक बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान इस चीज़ को किस तरह देख रहा है? हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया है हमेशा, और हमारा अफगानिस्तान जाहिर है कि उसको ये हक हासिल है कि वो ममालिक के साथ अपने आज़ादाना ताल्लुकात रखे। हमारी सिर्फ रिजर्वेशन वहाँ पे शुरू होती हैं जब हिंदुस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता है पाकिस्तान में टेररिज्म के लिए। आप देखिए कि इस वक्त 5 से 7 हज़ार जो TTP के फाइटर्स हैं या TTP के जो सारे दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के, वो अफगानिस्तान में हैं, और उनको कौन पैसे दे रहा है वहाँ पे, वो कैसे रह रहे हैं। अभी जो पाकिस्तान में वाकयात हुए हैं, अब लाहौर ही का वाकया ले लीजिए, इसका क्लियर ब्लूप्रिंट जो है वो भारत से मिलता है, और रॉ जो है वहाँ पे फंडिंग करती है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। हमारा मसला अफगानिस्तान के हिंदुस्तान से ताल्लुकात से नहीं है, हमारा मसला अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करने पे। अच्छा फवाद साहब, ज़ाहिर सिक्योरिटी हुकाम ने ब्रीफिंग दी, TTP की आप बात कर रहे हैं, तो अफगान तालिबान TTP को क्या हम अलग समझें? कलअदम TTP और अफगान तालिबान को अलग एंटिटीज़ हैं, या ये एक्चुअली दरअसल एक ही एंटिटी है? और जाहिर है कि अगर वहाँ पर अफगान तालिबान को ताकत मिलती है, आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो यहाँ खुदा न खास्ता TTP को भी तकवीत मिल सकती है, और उसके हमने असरात फिर पूरे मुल्क में देखे हुए हैं। तो उसको कर्ब करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी है हमारी? ये तो होगा, क्योंकि इनकी जो फिलॉसफी है, जो ये जो सो कॉल्ड जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी एक ही है। वो चाहते हैं कि निज़ाम को उल्टा जाए, वो कहते हैं कि फौज के खिलाफ जो है वो लड़ा जाए, वो कहते हैं कि एक प्री जो समझिए कि सेंचुरीज ओल्ड की जो सोसाइटी है उसको बहाल किया जाए, और खुसूसन औरतों के मामले में और तालीम के मामले में उनके जो ख्यालात हैं वो बिल्कुल ही को मॉडर्न सोसाइटी से नहीं मिलते, और वो तो हमारी मुआशरत के खिलाफ है। हम लोग जिस तरह से रहे, उनको ये एतराज़ है आप ये कपड़े क्यों पहनते हैं, उनको ये एतराज़ है आप ये खाना क्यों खाते हैं, उनको ये एतराज़ है आप फिल्म क्यों देखते हैं, ड्रामा क्यों देखते हैं। तो उनके एतराज़ात का मतलब तो ये है कि हम अपनी जिंदगी ही बदल दें, तबाह बर्बाद कर लें। तो अनफॉर्चुनेटली उन लोगों का जो इन तमाम की जो ये जहनियत है ये बिल्कुल बराबर है। ये माशरे को स्क्वीज कर लेते हैं, बच्चों को, औरतों को, वीकर ग्रुप्स को, माइनॉरिटीज को, ये लोग सारे जो हैं ये उनके खिलाफ हैं, और एक ऐसी सोसाइटी, कंजर्वेटिव सोसाइटी
यहाँ पे लाना चाहते हैं, जिसके नतीजे में कौमें तबाह हो जाएंगी और तबाह हो गई है, हमने देखा अफगानिस्तान में। तो ये तो अनफॉर्चुनेटली ये लड़ाई तो हमें लड़नी पड़ेगी, और अगर वहाँ पे ये राइज होता है इस तरह के कंजर्वेटिविज्म का, तो हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे। बिल्कुल, हमें प्रॉब्ली द टाइम्स आर टफ अहेड। अगर मुख्तसरन बताना चाहें, हम अभी लोड शेडिंग पे अवामी राय सुन रहे थे, लोग बहुत परेशान हैं फवाद साहब। पंजाब में पर्टिकुलरली 8-8 घंटे 9-9 घंटे की अल्टरनेटिव घंटे के साथ लाइट जा रही है, तो क्या सोचा है हुकूमत ने? दिस इज़ नॉट गोइंग इन योर फेवर ऑब्वियसली। देखेंगे, बात यह है कि पहली बात तो ये है कि लोड शेडिंग हो क्यों रही है। लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि आपने ये जो सिस्टम्स क्रिएट किए पिछली शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हुकूमत में, उनमें उन्होंने ये किया कि सारा जो हमारी बिजली है वो इम्पोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर चलती है। अब इम्पोर्टेड फ्यूल्स में अगर आपकी थोड़ी बहुत भी कमी आ जाती है तो आपका सिस्टम बैठ जाता है, फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अभी भी ये जो लोड शेडिंग है ये तकरीबन 3 दिन और जो है वो रहेगी। उसकी 2 बड़ी वजूहात है। एक वजह तो ये है कि हमारा जो इस वक्त सारे जो हमारे बिजली के प्रोडक्शन प्लांट्स हैं वो इस वक्त काम नहीं कर रहे। जो तरबेला का है वहाँ पे पानी जो है वो अगले 3 दिन में जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो उसके नतीजे में 2 और जो यूनिट्स हैं वो काम करना शुरू कर देंगे। उसके बाद FSRU जो है, जो हमारा ये LNG का एक पूरा गैस का जो निज़ाम था, वो मंडे को वापस आ जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त चाइना में, इंडिया में, हत्ता कि न्यूयॉर्क में हुकूमतें जो है वो प्रेशर में हैं बिजली को लेकर के, लोड शेडिंग को लेके, और हमारे यहाँ भी ये मसला है। तो इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में ये लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। चलें जी, 3 से 4 दिन में आप कह रहे हैं लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। हम 3-4 दिन में फिर आपसे रब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आपको पता ही है अच्छा कि जो पुरानी हुकूमतों ने सिस्टम सेट किए हैं उसकी वजह से आज लाइट जा रही है। न्यूयॉर्क में भी उसकी वजह से न्यूयॉर्क में ट्रम्प की वजह से जा रही है। वो तो चला गया, क्या हुआ था? So if you are in Islamabad on Sunday, we'll tell you what you're doing. नाश्ता करें हलवा पूरी का? नहीं, साइकिलिंग करें। अब्दुल्ला, हम कोई काम की, कोई सेहतमंद, कोई अच्छी चीज बताने लगे हैं। नाश्ता तो कर ही लेंगे, कि आपके कहने से तो नहीं करना। संडे को हलवा पूरी खाएंगे, हम तो नहीं अपनी कैलोरीज बर्न करेंगे। खा के फिर आप साइकिल पे चढ़ जाए। अच्छा, कैलोरी खानी भी और बर्न भी करनी है। Why not? बेहतरीन ये पूरा सीन है। उन लोगों के लिए बेहतरीन एक्टिविटी है जो हफ्ते में 6 दिन कैलोरी बर्न नहीं करते। Why are you looking towards me? नहीं, संडे कोई करते हैं तो उनके लिए बेहतरीन एक्टिविटी है। वैसे भी एक बेहतरीन एक्टिविटी है। बात हम सेहत और फिटनेस की कर रहे हैं, और सेहत और फिटनेस बेहतर बनानी है तो साइकिल चलाएं। ये तो आप बेशक जिम में जाके चलाएं, वो साइकिल जो स्टैटिक साइकिल होती है, बेशक आप रोड पे चलाएं, कोई ग्रुप के साथ चलाएं, तो ये करना ज़रूरी है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी साइकिलिंग संडे मनाया जाता है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शहरी इंतज़ामिया के ताउन से हर माह पहले इतवार को इवेंट का एहतमाम किया जाता है, और सिर्फ पहले संडे ना किया करें, हर संडे किया करें। लेकिन ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बड़ा प्रॉपर किया जाता है इसमें, तो बिल्कुल जी, खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद साइकिलिंग और दीगर तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, और हम आपको दिखा भी रहे हैं। और इसी पे बात कर लेते हैं। सारा अहमद हैं, फाउंडर साइकिलिंग संडे की। सारा, थैंक यू सो मच। अर्बन इनोवेशन एक कंपनी है जिसका इनिशिएटिव है, उसका उनसे इनका ताल्लुक है। सारा, कैसे ख्याल आया? आप बस एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी इस्लामाबाद में, निकली संडे को, और आपने सोचा सड़कें खाली हैं, चलें सबको साइकिल चलवाते हैं, या फिर देयर वाज अ थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व बिहाइंड इट? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग हुमायूं अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। देखिए, सिर्फ हमारी अपनी ज़ाती फ़िटनेस के लिए ये नहीं हमने शुरू किया था, हमने शहरों के फ़िटनेस के लिए शुरू किया था। हमारी जो कंपनी है अर्बन इनोवेशन, हमारा जो ख्याल था इसके पीछे वो ये था कि कोरोना भी हुआ था, सूरत हाल से कुछ ऐसे थे कि लोग घर से नहीं निकल रहे थे, लेकिन साइकिलिंग में लोगों का शौक़ ज़्यादा बढ़ रहा था। एट द सेम टाइम हम सोच रहे थे कि हमारी शहरों में जो गाड़ियों की डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारे शहरों को एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सूरत हाल को ज़रा अपनाना चाहिए, और इसीलिए हमने साइकिलिंग संडेज़ का सोचा। हम सिर्फ इस्लामाबाद तक लिमिटेड नहीं थे, हमने और शहरों में भी किया, लाहौर में भी किया, बाकी रावलपिंडी में भी हमने किया, लेकिन इस्लामाबाद में हमें इंतज़ामिया की तरफ से, हमारे पार्टनर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट आई, बहुत ज़्यादा सिटीजन्स की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म आया। तो हमारे साइकिलिंग संडेज़ अब माशाल्लाह जी 6 महीने से चल रहे हैं। फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ बेवलरी सेंटर में के सामने ये शुरू होते हैं, और
और इस संडे 4 जुलाई को शाम 6 बजे से 9 बजे तक हमारे साथ आएँ प्लीज़ इस्लामाबाद में। और ये एक फैमिली फ्रेंडली इवेंट है, इसमें आप अपने फैमिलीज़ के साथ ज़रूर आएँ, बच्चों को लाएं। और आपको कोई प्रोफेशनल साइकिलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको एक साइकिलिस्ट होने की ज़रूरत है। ये एक्चुअली एक पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली भी इवेंट है। इसके पीछे जो मेन हमारी थॉट है वो चलाते हुए भी बच्चे नजर बिल्कुल जी, हम साथ साथ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, तो 3 पहिए भी चल रहे हैं, दैट्स फाइन। तो ये भी हो सकता है सारा। तो बेसिकली आपकी ये मुहिम भी वही हुई जो कि काफ़ी अरसे से लोग साइकिलिंग के तरफ एक रुझान है। डिफरेंट हमने ग्रुप्स देखे हैं, क्रिटिकल मास भी एक बहुत पुराना लाहौर का एक ग्रुप है जो कि यहाँ कराची में भी है। सो दिस इज़ ये भी उन्हीं के साथ मिल के लोगों को एक साइकिलिंग, एक फिटनेस की तरफ, एंड ऑल्सो एज यू आर सेइंग कि हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और पोल्यूशन की वजह से ऑब्वियसली उसमें हम फंसे हुए हैं, तो वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट साइकिल फिर से चीज़ आ गई, तो वो आपकी कोशिश टुवर्ड्स दैट एंड है। जी, हमारी कोशिश ये है कि हम अपने शहरों में ये एक अवेयरनेस लाएं कि देखें आप अपने कुछ सड़कें कुछ घंटों के लिए बंद कर सकते हैं फॉर ट्रैफिक, एंड आप उनको ओपन कर दें। पब्लिक स्पेसेस हैं, आप लोगों को आने दें, एक दूसरे से मिलने की इजाज़त है, आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, आप एक फैमिली फ्रेंडली एक एक्टिविटी रखें। और हमने हमारे शहरों की आबादी बहुत बढ़ रही है पाकिस्तान में, ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है और एक अपॉर्चुनिटी भी है जिसको हम लेवरेज कर सकते हैं। अर्बन इनोवेशन की तरफ से हमारा जो ख्याल था कि ये हमारा एक पार्ट ऑफ आवर एफर्ट है, हमारा ग्रेटर एडवोकेसी एफर्ट है कि हम ज़रा अपनी शहरों में एक डिफरेंट ख्यालात लाएं, डिफरेंट सोच लाएं। दुनिया भर में काफ़ी साइकिलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप हो रहा है शहरों की तरफ से। हमारे यहाँ मौसम की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आता है कि बहुत गर्मी है, जी बिल्कुल है, और लेकिन हमने थोड़ा सा अब अपने आप को शाम की हमने टाइमिंग भी रखी है, आप लोग आएँ, कंफर्टेबल रहेगा, मौसम भी अच्छा है, एक दूसरे से मिलने का भी वो होता है, एक अच्छा, इट्स अ गुड एग्जांपल टू सेट। एंड जो हमारे यंग, जैसे आपने भी कहा, हमारे जो यंग साइकिलिस्ट होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हमें वो भी करते हैं, इंकरेज भी करते हैं, दिस इज़ व्हाई वी कीप डूइंग इट। और यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी आपको ताउन हासिल है, सपोर्ट हासिल है, और जाहिर है कि आवाम की बड़ी तादाद अब इस दफ़ा 4 जुलाई को इस्लामाबाद में जितने भी लोग हैं, इन केस यू हैपन टू स्पेंड योर वीकेंड इन इस्लामाबाद, 4 जुलाई की शाम जा सकते हैं, इस साइकिलिंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सारा, थैंक यू सारा। और बहुत ही ज़बरदस्त काम है, और 4 जुलाई तो वैसे ही बड़ा अच्छा दिन है, तो लिहाजा उस दिन को जो कुछ होना है ना हो जाए, दैट इज़ वेरी गुड। आप साइकिल चलाएंगी 4 जुलाई को, और 3 पहियों वाली तो लिहाजा हमारा भी पूरा इरादा है। आप देख रहे होंगे हमारे हाथ में क्या है, घिया कद्दू है, तरबूज है, क्या है ये? आम है। दिस इज एक्चुअली ए मैंगो। तो हमने वादा आपसे किया था, जब से वो शुगर फ्री आमों की बात हुई थी, तो हमने कहा था कि भाई हम तो पता करेंगे, तो आज हमने शुगर फ्री आम के बारे में बात करनी है, विच विल टॉक अबाउट आफ्टर 10 AM। लेकिन ये हम रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे, हमने आपको दिखाया था ये आम है। शुगर फ्री आम जो है ना रेवोल्यूशनरी हो सकता है फॉर ऑल दोज पीपल जिनको आम बहुत पसंद है, लेकिन वो ज़रा शुगर कंटेंट की वजह से कम खाते हैं, अवॉइड करते हैं। ऑल दोज डायबिटिक पेशेंट्स जो नहीं खाते हैं, ऑल दोज फिटनेस फ्रीक्स जो कि आम एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन शुगर कंटेंट कम रखना चाहते हैं, वो तो रेवोल्यूशनरी हो सकते हैं। लेकिन आपका साइज़ कंपैरिजन के लिए मैंने रखा हुआ है, ये एक अदद फ़ोन है, ये मैक्सिमम साइज़ होता है इस फ़ोन का, जो इसमें मॉडल आता है, और ये उससे भी बड़ा। So why don't you take this one? Take this one, take it, and give me this. Ouch! ये बहुत हैवी है, तो ये एक फैमिली ऑफ 5 के लिए ये एक ही आम काफ़ी होगा। तो हमने इधर रख लिया, और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी ज़रा सीरियस खबरें हैं जिसके बारे में हम बात करें। कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास की बात कर रहे थे। अफगानिस्तान में हर रोज़ सूरत हाल बदल रही है, अमरीकी इनखिला है, तालिबान आगे बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान अमरीका के साथ अमन में शराकतदार तो हो सकता है, तनाज़े में नहीं। ये वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर कैटेगोरिकली वाज़े कर दिया, अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। कौमी असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान के मामले में 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया, सुन लीजिए ज़रा। हम तो चाहते हैं अमन हो, हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में, हम ना कोई फेवरेट्स चाहते हैं, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। और हम आपको याद दिलाएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इससे पहले भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि पाकिस्तान अमरीका को फौजी अड्डे नहीं देगा।
और ये भी हम आपको ये दिला दें कि नेटो और दीगर अमरीकी अफवाज सितंबर तक अफगानिस्तान छोड़ जाएंगे, यही कहना है। 11 सितंबर तक। सीनियर सहाफ़ी और माहिर अफगान अमूर समी यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, अफगानिस्तान के हालात का पूरे खित्ते पर असर पड़ता है और ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान पर ही पड़ता है, चाहे यहाँ पर वाक़यात हों दहशतगर्दी के। अफगानिस्तान में अगर सिविल वॉर होती है तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आता है, या फिर यहाँ पे इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजीज़ जो आते हैं उनको संभालने का मामला हो, इसलिए वहाँ की सूरत हाल जानना बड़ी ज़रूरी है। इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान में एक्चुअली ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। अभी फवाद चौधरी साहब से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे जी इतना आसान नहीं होगा काबुल पर काबिज होना तालिबान के लिए। क्या समझते हैं आप कि हुकूमत के पास कितने इलाके का कंट्रोल है और हुकूमत मुखालिफ ग्रुप्स के पास कितनी ताकत है और उनके क्या चांसेस हैं? देखिए, अफगानिस्तान 421 डिस्ट्रिक्ट्स है और इसमें तकरीबन 60 के लगभग तालिबान के कंट्रोल में है। अगर कि तालिबान ये कह रहे थे कि हमारी 70% अफगानिस्तान पे कंट्रोल है, तो उसके हिसाब से तो मेरे ख्याल में 300 के लगभग डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए थे। और गुज़श्ता 2 हफ्तों में तालिबान ने कुछ जारहाना कार्रवाई के बहुत से डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा किया, लेकिन फिर जब अफगान हुकूमत के फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की तो कुछ डिस्ट्रिक्ट वापस ले ले। तो बहरहाल अफगानिस्तान में अहम यह है कि शहर किसके कंट्रोल में है, शाहराह किसके कंट्रोल में है, अफगानिस्तान के बॉर्डर किसके कंट्रोल में है। इस वक्त तालिबान आहिस्ता आहिस्ता शहरों पर, बॉर्डर्स पर और मेन हाईवेज पर प्रेशर बढ़ा रही है, क्योंकि अफगान हुकूमत के लिए वो सबसे जो उनके लिए लम्हाई फिक्रिया है वो यही है कि वो किस तरह शहरों को दिफा करेंगे, हाईवेज को दिफा करेंगे और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर्स है उसको किस तरह कंट्रोल करेंगे। आपको पता है कि शुमाली अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के बॉर्डर तालिबान के कंट्रोल में है, जो कि अहम बॉर्डर है। इसके अलावा भी खबरें आ रही है कि मज़ारी शरीफ में उज़्बेकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर भी तालिबान अपना प्रेशर बढ़ा रही है। राइट, तो लिहाजा 421 डिस्ट्रिक्ट्स आप कह रहे हैं और उसमें से 60 पे ऑलरेडी तालिबान का कब्जा है एंड द रेस्ट वी विल सी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया समी यूसुफजई साहब हमसे बात करने का। लेकिन सबसे पहले वी आर गोना टॉक अबाउट मैंगोज, है ना? सबसे पहले वी आर गोना टॉक अबाउट मैंगोज। नहीं भाई, वो कह रहे हैं आपको और थोड़ा सा हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओवरसीज पाकिस्तानी जो जाना चाह रहे हैं और उनको वैक्सीन नहीं मिल रही, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को मतलूबा वैक्सीन ना कल मिल रही थी और ना आज मिल रही है। इस्लामाबाद वैक्सीनेशन सेंटर एक बार फिर मैदान जंग बन गया। 4 जुलाई को इन्होंने एहतजाजी मुजाहिरे की कॉल दी हुई है। इंपॉर्टेंट डे। फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने के ख्वाहिशमंद सैकड़ों अफराद दोबारा एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं और मास वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीनेशन अमल भी मुअत्तल हो गया। मुजाहिरीन ने सेंटर के बाहर सड़क ब्लॉक कर दी। हम आपको कुछ विजुअल्स भी साथ साथ दिखा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से वैक्सीन के लिए इस्लामाबाद आने वाले कई अफराद को मायूस लौटना पड़ा और इंतजामिया की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन जो हैं वो मुंतशर हुए। और असद उमर साहब ने एक्चुअली क्या कहा है, ये सुनिए जरा इस मामले पर। इस वक्त सिर्फ 10% आबादी जो मुल्क की है, जो 18 साल से ज़्यादा उम्र की है, सिर्फ उनको शनाख्ती कार्ड वाले जो हैं ये उनको लगा है। तो बिल्कुल हम इंशाल्लाह ताला जो भी पाकिस्तान में रहता है उस सबकी वैक्सीनेशन का इंतज़ाम करेंगे। लेकिन जाहिर है मेरे लिए तरजीह जो है वो पाकिस्तान का जो शहरी है, जो पाकिस्तान की शरीयत रखता है, वो मेरी अवलीन तरजीह है। लेकिन इंशाल्लाह ताला करेंगे सबके लिए। सॉरी, ये तो पाकिस्तान की शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी हैं जिनके रेमिटेंसेस पे आप लोग तबले बजाते हैं लिटरली, और फ़ख्र से दावे करते हैं और ट्वीट्स की जाती हैं कि जनाब इस दफ़ा इतने रेमिटेंसेस आ गई, इस दफ़ा इतने रेमिटेंसेस आ गई। ये पाकिस्तानी शहरी हैं जो रोल रहे हैं, ये नाइकॉप रखने वाले पाकिस्तानी शहरी हैं जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में काम करते हैं बाहर जाकर। And this shouldn't have happened। जब आपको पता था what the issue is तो पहले प्लानिंग उसकी हो जानी चाहिए थी, खास तौर पे क्योंकि अगर आप देखें कि इस्लामाबाद के अक्सर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उन पर फाइजर और एस्ट्राजेनेका ख़त्म होने के बैनर्स लगा दिए गए हैं। मतलब लोगों को आई गेस पहले ये बताया साइनोफार्म भी नहीं है, सेकंड डोज वालों को मिल रही है, सिर्फ साइनोवैक वैक्सीन ही नहीं है। आपके कहने का मतलब डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने भी हमारे प्रोग्राम में इस हवाले से हमने उनसे एक्चुअली बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया था ये भी सुन लीजिए।
जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इस वक्त जो सऊदी अरेबिया जाने वाले लोग हैं और जिनके पास वर्क परमिट मौजूद है उनके लिए फाइजर की वैक्सीन मौजूद है, मगर उसके अलावा जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं या जो ओवरसीज़ हैं, तो उनके लिए इंशाल्लाह ताला जुलाई के पहले हफ्ते में एक बहुत बड़ी खेप जो है मॉडर्ना वैक्सीन की आ रही है। बस आ रही हैं, अभी अच्छा तक कुछ नहीं पता वैसे। ये तो खैर कुछ दिनों से हम देख ही रहे हैं ये विजुअल्स। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि ऑन द ग्राउंड रियलिटी उनको क्या नज़र आ रही है। आमना, इस्लामाबाद के कोरोना सेंटर्स में, वैक्सीनेशन सेंटर्स में हमने देखा है कि एहतजाज जो है वो इट्स डेली की एक सिचुएशन बन गई है, हमें डेली ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो कब से वैक्सीन शॉर्ट है, क्या कहा जा रहा है? वो जो सारे लोग वहाँ जमा होते हैं सैकड़ों की तादाद में, उनको क्या बताया जाता है फिर इवेंचुअली? ये संवार से देखा गया है कि संवार को एक बहुत बड़ी हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आन पहुँचे, जिसके बाद हंगामा आराई हुई, तोड़ फोड़ हुई, जो मरकज़ी दरवाज़ा उसको तोड़ दिया गया, जिसके बाद जो है इंतज़ामिया ने जो उनको लोगों को पीछे करने के लिए पहले तो दरवाजे को बंद किया गया, फिर कुछ देर बाद वैक्सीनेशन का अमल रोकने के बाद दोबारा शुरू किया गया। लेकिन लोगों को जो एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लगनी थी वो जो 2 दिन थे उसमें कुछ को लगाई गई, कुछ वैसे ही वापस लौट गए। लेकिन लोगों की बड़ी तादाद जो थी, हज़ारों की तादाद में इस्लामाबाद का रुख किया और हमने देखा है कि जब लोगों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद वैक्सीनेशन मराकज़ आए, जो कि ना सिर्फ इस्लामाबाद में ही रिहायशी थे बल्कि दूर दराज इलाकों से यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए कि उनका वर्क परमिट जो है उसकी मुद्दत ना ख़त्म हो जाए। यह सूरत हाल देखने में रही है इस्लामाबाद में कि बाकायदा तौर पर बैनर आवेज़ा कर दिए गए हैं जहाँ पर लिखा गया है कि एस्ट्राज़ेनेका और फाइज़र अवेलेबल नहीं है, लिहाजा इधर ना आया जाए। क्योंकि ये इस वक्त लगाए गए क्योंकि मैस वैक्सीनेशन सेंटर जो था तकरीबन 1.5 दिन इस्लामाबाद का बंद रहा, क्योंकि बैरून मुमालिक जाने वालों की बड़ी तादाद आके यहाँ पे, ज़ाहिर है उनको जब वैक्सीन नहीं मिल रही थी, उनके वीज़े एक्सपायर हो रहे थे, तो वो यहाँ पे हंगामा आराई कर रहे थे और सिर्फ उनका यही मुतालबा था कि हमें वैक्सीन दी जाए। और ये इस्लामाबाद में इस वक्त बात की जाए तो इस्लामाबाद में बैरून मुमालिक जाने वालों के लिए जो वैक्सीन है एस्ट्राज़ेनेका और फाइज़र वो तो शॉर्ट है ही, उसके अलावा इस्लामाबाद में जो साइनोफॉर्म है उसकी भी किल्लत है, सिर्फ सिंगल जो दूसरी डोज लग रही है उसको लगाई जा रही है। कैंसाइन जो थी साइनोवैक थी वो सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल है, और उसके अलावा जो है अगर बात की जाए कैंसाइनो बायो की तो वो भी यहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ लोगों के पास ये चॉइस है कि अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं साइनोवैक तो उसकी आपको पहली डोज लग सकती है या फिर आपको साइनोफॉर्म की दूसरी डोज लग सकती है। कोरोना फैलेगा कितना मुझे इतना ये, बल्कि आमना ये हम देख भी रहे हैं और आपने भी आंखों देखा हाल होगा आपका, ये इतने ज़्यादा लोग अगर वैक्सीनेशन कराने गए हैं तो ये तो पता है कि किस वजह से वैक्सीनेशन हो रही है, तो फिर मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मतलब एक हजूम में घुसे हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए और मास्क नहीं पहना हुआ, तो क्यों जा रहे हो वैक्सीनेशन कराने? हमने लिटरली इसका जवाब जानने की कोशिश की है, हमने असद उमर साहब को अपने शो पे बदू करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा नहीं रब्ता हो पा रहा। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा से हमसे कोई जवाब नहीं मिला, हमें कोई जवाब नहीं मिला सिवाय इसके कि जल्द आ जाएगी, मॉडर्ना आ जाएगी, फलां आ जाएगी, ढिमका आ जाएगी। आपकी बात हुई, आपको कुछ बता रहे हैं, कब तक ये मसला हल होगा? हुकूमत की तरफ से जो परचेज़ की गई वैक्सीन है वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक पाकिस्तान में देखें हुकूमत की तरफ से तो वो चाइनीज़ आई है। जो स्पुतनिक थी वो भी निजी शोबे की तरफ से कुछ 1000 डोजेज़ मंगवाई गई थी। लेकिन अगर बात की जाए कि एस्ट्राज़ेनेका और फाइज़र जो कि जिसका मसला पैदा हुआ है बैरून मुमालिक जो सफ़र करने वाले उनके लिए, तो वो वैक्सीन हुकूमत की तरफ से अभी तक पाकिस्तान में उसकी कोई डोजेज़ नहीं है। ये गावी के तहत मिली थी, 12,40,000 डोजेज़ थी एस्ट्राज़ेनेका की जो पाकिस्तान को मिली थी, उसके अलावा 1,06,000 डोजेज़ थी फाइज़र की जो पाकिस्तान को गावी के तहत मिली थी। यूँ कहिए कि ये इमदाद के तौर पे मिलने वाली वैक्सीन थी जो पाकिस्तान ने बैरून मुमालिक, सबसे पहले तो उन्होंने मकामी लोगों को, जो शहरी थे यहाँ पे रहने वाले, उनको भी जो थी एस्ट्राज़ेनेका लगाई। लेकिन जब ये मसाइल बढ़ गए तो उन्होंने शहरियों को लगाने के बजाय जो बैरून मुमालिक जा रहे थे उनको लगाई। तो ये बहुत लिमिटेड तादाद थी जो कि पाकिस्तान को मिली थी, और ये यही वजह है कि ये मसला पैदा इस वजह से हुआ है कि जब बैरून मुमालिक के लिए हुकूमत ने एक प्लानिंग के तहत जो वैक्सीन थी वो ख़रीद के लानी चाहिए थी, जब वो नहीं आई और यहाँ पे शॉर्टेज हुई तो उसका मसला पैदा हुआ। अब जब ये हुकाम ने अब जो मायदे किए हैं, जिसके लिए फाइज़र का भी मायदा 1,30,00,000 का कर चुकी है, उसके लिए एस्ट्राज़ेनेका का कर चुकी है, लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान में जो हुकूमत की तरफ से ख़रीदी जाने वाली वो नहीं पहुँची। लेकिन हुकाम का कहना है कि तवक्को की जा रही है कि रवां हफ्ते के आखिर तक जो है एस्ट्राज़ेनेका आएगी, जिसके बाद जो है लोगों को इसका दोबारा से वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया जा सकेगा। और तवक्को की जा रही है कि ये 4 जुलाई के बाद शायद ये वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल हो सके।
4 जुलाई के बाद भी शायद वाला मामला। बहुत शुक्रिया आमना आमिर। बट दिस नीड्स टू बी सॉर्टेड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। क्योंकि ये बढ़ता चला जा रहा है। फाइजर आई थी 1.25 लाख में से किसी को आप जानते हैं जिसको फाइजर लगी हो? और दूसरा ये कि लगनी तो इन्हीं को थी ना, मतलब प्रायोरिटी वाज बिकॉज दे हैव टू ट्रेवल एंड दिस इज अ रिक्वायरमेंट। इनको लगनी इनको थी, तो अगर इनको नहीं लगी तो गई किधर? ये एस्ट्राजेनेका तो लगी है आवाम को, लेकिन फाइजर किसको लगी है? किसको लगी है फाइजर? प्लीज हमें ट्वीट करके बताइए। हां प्लीज ट्वीट करें, वी वुड लाइक टू नो कि किसको लगी है। अच्छा आप मेरे से इंतजार नहीं हो रहा ना भाई, वो आम कटे वहां भी पड़े। आ जाए, ले आए जरा, ये दे दें। इधर से आ जाए, यहाँ से आ जाएं और हमें आम दे दें। और जी आपको साथ साथ बता भी देंगे हम बात क्या करें। एक्चुअली हमारे मुंह में इतना पानी आ रहा है कि हमसे बात हो नहीं रही। तो सिचुएशन ये है कि जी कुछ अर्सा पहले आपको पता है शुगर फ्री आमों की बात हुई है। मेरा ख्याल है पहले इधर कोई नहीं मसला। अच्छा आप बताइए क्या सिचुएशन चल रही है? मैं बता देता हूँ कि जनाब शुगर फ्री आमों की बड़ी धूम मची हुई है और पाकिस्तान में आपको पता है दर्जनों सैकड़ों वैरायटियाँ हैं, जिसमें से सरे फहरिस्त जो है, मैं तो आमों का बादशाह जो है ना वो अनवर अटोल और चौंसा को समझता हूँ, इसमें टाई हो सकता है, ठीक है। और हमने शुगर फ्री आमों के बारे में जब पढ़ा सुना तो हमने कहा जी ये कैसे हो सकता है कि हम जियो पाकिस्तान पे इसका दूध का दूध और पानी का पानी ना करें। तो हमने आज दावत दी है, नहीं दूध का दूध मिल्क शेक और स्मूदी नहीं बन रही है। गुलाम सरवर पमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक है एमएच पावर फार्म से, हैदराबाद से। एकड़ों पर इनके ऑर्चिड्स हैं और बहुत सी वैरायटियां इनके ऑर्चिड्स में प्रोड्यूस होती हैं, जिनमें से 2 ये वैरायटियां भी, जो कि मैंने अपने दोस्त को एक तस्वीर भेजी, उसने कहा नारियल है, मैंने कहा नहीं आम है, ठीक है। तो हर कोई कुछ ना कुछ समझ रहा है इसको, बट दीज आर जिसमें शुगर फ्री आम, यानी कि अब भी शुगर फ्री है, इसमें कंटेंट ऑफ शुगर बहुत कम है। वी आर गोइंग टू बस्ट द मिथ हियर। तो गुलाम सरवर साहब से हम सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं, थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो हमारे लिए आम लेके आते हैं। तो ये तो पहली बड़ी अच्छी बात हो गई, उनसे पक्की दोस्ती हो जाती है जो हमें आम भेजते हैं। तो ये क्या वाकई शुगर फ्री है आम या फिर इसमें कम मिकदार है शुगर की? ये तो पहले मिथ आप क्लियर करें। अच्छा, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि इट्स नॉट अ शुगर फ्री। इसमें जो शुगर कंटेंट लेवल्स है वो बिटवीन इन जो भी हमारे पास 2-3 वैरायटीज़ हैं उनमें बिटवीन 4 to 6% शुगर कंटेंट लेवल से। हम अगर कंपेरिजन्स करते हैं जो हमारे ख़ासतौर पर मेजर वैरायटीज़ हैं, सिंदड़ी है, चौसा है, उनमें जो शुगर कंटेंट लेवल्स है वो 12 to 15% के दरमियान है। तो इनमें जो शुगर कंटेंट लेवल से बिटवीन 4 to 6%, यानी कि आधा हो गया, 50% का फर्क पड़ गया। जी जी जी, बिलो 50 हुआ ना, बिल्कुल आप कह रहे हैं 12 से 15% होते हैं नॉर्मल आम में, नॉर्मल जो भी सिंदड़ी या चौसा जो हमारी वैरायटीज है, और इसमें है इनमें है 4 to 6%, 4 से 6%, नथिंग। और इसको तो आप बड़े आराम से, अगर आप डायबिटिक भी हैं तो इसको आप कंट्रोल्ड वे में इसको भी आप आराम से खा सकते हैं। अभी हमारे सामने एक हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने कटवा के रखे हैं, तो 2 हमारे पास वो दूसरे वाले हैं, ये शुगर फ्री है, शुगर फ्री है जिसको हम शुगर फ्री कह रहे हैं, लेकिन अब आपने सुन ही लिया कि कितना ये कंटेंट ऑफ शुगर है, लो कंटेंट है। अब हम खाएंगे तो हमें मीठा लगना चाहिए ये, या पहले मेरी सजेशन ये है कि आप जो है ना जो स्वीट आम है, सिंदड़ी है, चौसा है, वो पहले टेस्ट करें, उसके बाद लास्ट में जो है ना ये आप टेस्ट करें। अच्छा ठीक है, तो पहले हमने ये कर लिया। आप ये बता दें कि ये बना कैसे है? ये आपने 2-3 वैरायटीज मिक्स करके, या इंपोर्टेड वैरायटी है, ये कैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया, कैसे इस वैरायटी? अच्छा, ये मैं इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारे जो एमएच पवार साहब थे, ही वाज अ साइंटिस्ट से, और उन्होंने 1964 में जो है ना ये मैंगोज़ की जो वैरायटीज़ डिफरेंट कंट्रीज से लेके यहाँ पर थे, और एमएच पवार साहब की साइंटिस्ट थे, और उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर फ्रूट रिसर्च और में सितारा इम्तियाज़ का अवार्ड भी दिया था, और कई नेशनल और इंटरनेशनल जो है ना उनको अवार्ड्स भी मिले थे, ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर और फ्रूट रिसर्च पर। तो उन्होंने जो भी इब्तदा की थी काम की, अल्हम्दुलिल्लाह जो उनकी डेथ के बाद हमारी फैमिली ने ये टेक ओवर किया और मैंने इसको लीड किया है, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में हमारी मोर देन 800 एकर्स पर जो ये मैंगो फार्म्स और दूसरी चीज़ें मौजूद हैं, जिन बेसिस पे हम डिफरेंट तरीके से जो है ना वर्किंग भी कर रहे हैं और रिसर्च भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फार्म पर टोटल 13 फ्रूट्स से ज़्यादा हमारे पास फ्रूट्स हैं, और जो ख़ास तौर पर वो भी फ्रूट्स हैं जो यहाँ ख़ास तौर पर सिंध की जो क्लाइमेट है उसमें नहीं होते हैं। और मैंगोज़ की अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो वैरायटीज़ हैं
50 से ज़्यादा मेरे पास मैंगोज़ वैरायटीज़ मौजूद हैं, जिनमें से ये जो 2-3 वैरायटीज़ हैं जिनमें शुगर कंटेंट लेवल्स है। और सर ये कौन सी वैरायटी है? ये इतनी इसको ये इसमें भी शुगर कंटेंट लेवल्स कम है। ये बिग सोनेरो वैरायटी है जिसका वेट इस वक्त जो है वो तकरीबन 2.25 से 2.5 kg आ गया है एक दाने का। और इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश है कि ये आफ्टर 15 जुलाई के बाद इसके वेट को मेरी कोशिश ये है कि ये 3 kg तक जो है ना टच करे इसको। मतलब ओह वाओ। अच्छा अब हमने वो 2 खा लिया, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना वीगन, तो ये मैंने खा लिया और अब मैं इसको खाने लगी हूँ। ओके सो दिस है, हम पानी नहीं पिएंगे क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि हम जज करें कि इसमें कितना शुगर कंटेंट है। चलो नहीं प्लेट नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट ट्रस्ट यू। ओके आपको महसूस हुआ कुछ शुगर? बिल्कुल, यू कैन टोटली फील। ये 2 तो बिल्कुल जैसे मीठे वाले होते हैं आम, और ये भी मीठा है बट ये कम मीठा है, बहुत कम मीठा है, बहुत कम मीठा। ये आप आज फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने ये प्रैक्टिकल है जो मैं वैरायटीज ये लेके आया हूँ। Very nice. अच्छा एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात गुलाम सरवर साहब ने बताई है जो कि मैं चाहती हूँ आप इनको बताएं कि ये एक एक्सपेरिमेंट होता है, हिट एंड मिस एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा जिंदगी की तरफ जाता है। जी जी हाँ, है ना, ये मॉडिफिकेशंस होती हैं। ये मॉडिफिकेशन। अच्छा आप हमें बता रहे थे कि तो दरख्त लग गए आप लोगों ने, ये एक्सपेरिमेंटेशन जो होती है शुगर फ्री तो 4-5 साल लगते हैं, तो आप 4-5 साल इंतजार में होते हैं कि शायद ये काम कर जाए, शायद ना काम करे। देखें डेफिनेटली जो भी दरख्त होते हैं इट टेक्स एटलीस्ट 5 years या प्लस कि वो फ्रूटिंग तक जो है ना उनको टाइम चाहिए। फिर हमें मॉडिफिकेशंस के बाद डेफिनेटली इंतजार करते हैं, उनकी जो सिस्टम है पूरा वो मेंटेन करना होता है हमें हर लिहाज से। तो उस बेसिस के बाद हमें फिर पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब गया है या नहीं गया है। अच्छा सवाल सबकी तरफ से ये आ रहा है, ये शुगर फ्री या लो कंटेंट ऑफ शुगर आम मिलेंगे कैसे? अच्छा ये इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्योंकि हमने लास्ट ईयर ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था और इसके बाद प्रॉपर जो गवर्नमेंट साइट्स पर लेब है उनसे टेस्टिंग करवा के इस साल से हमने कमर्शियली ये हम लॉन्च कर रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट्स में पहले, उसके बाद हम इंटरनेशनल मार्केट्स में जाएंगे। सर हमने कैसे खरीदेंगे? अच्छा इसको हमने अभी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हम डोर स्टेप तक पहुंचाएं और ऑन लो रेट्स पे, और एक कोरियर कंपनी के साथ हमने वो एग्रीमेंट साइन कर लिया है TCS के साथ, और वो इंशाल्लाह TCS कंपनी जो है ना होम डिलीवरी करेगी लेवल्स पर। आप उनकी वेबसाइट्स पर जाके बुक भी करवा सकते हैं या हमारे फार्म के जो फेसबुक पेजेस बने हुए हैं वहाँ पर भी बुक करवा सकते हैं, आपको होम डिलीवरी मिलेगी। गुलाम सरवर साहब नो आई नीड टू आस्क दिस। कुछ अर्सा पहले हमने एक और लोगों को आमों के हवाले से बात बताई, इंडिया में एक आम उगता है जो कि इतना महंगा है, मतलब लिटरली या सोना खरीद लें या आम खरीद लें आप, तो उसमें क्या इतनी खासियत है? देखिए क्या नाम था? मिज़ाक की नाम। हर कंट्री की जो है ना अपने अपने हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर जो भी, ये तो जापान से हाँ जापान से, वहाँ पर ये स्पेशल रिसर्च और मॉडिफिकेशंस के थ्रू जो है ना उसकी क्वालिटी को और काफ़ी चीज़ों को बेहतर किया जाता है। पाकिस्तान में जो काम होना चाहिए ख़ास तौर पर फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में या मैंगोज़ में, वो नहीं हो रहा है। जो भी काम कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स तो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं जो जिनके पास ये प्रोजेक्ट्स हैं, मगर ये जो भी काम कर रहे हैं, अगर मैं कर रहा हूँ तो पर्सनल लेवल्स पे काम कर रहा हूँ और जितनी भी ये चीज़ें हैं आप लोगों के सामने हैं, मगर मैं एक चीज़ कहूँगा कि वो तो अपनी मार्केट कर रहे हैं प्रॉपरली इंडिया या दूसरी कंट्रीज़, हम अपनी प्रोडक्ट्स की जो है ना वो प्रॉपर मार्केट नहीं कर रहे हैं। क्या हुकूमती सतह पे एक कोशिश हो रही है कि मैंगो ऑर्चर्ड से यील्ड को बढ़ाने की, डबल करने के ऊपर कोई काम किया जाए? इज दैट पॉसिबल? अच्छा देखें काम तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मगर जिस लेवल्स पे काम होना चाहिए ना वो काम नहीं हो रहा है। हमारी यहाँ दरख्त काट के पूरे मुल्क में ही है ना, सोसाइटियों का भी तो ये बदकिस्मती है। हाँ ये बदकिस्मती है हमारी कि हम अपनी जो ख़ास तौर पर एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, जिसमें आगे चल के हो सकता है फूड क्राइसिस भी आ जाए। हम अपनी ट्रीज़ को सबको काट के शहर बना रहे हैं और उन एरियाज़ में जो खास तौर पर एग्रीकल्चर बेल्ट्स हैं पाकिस्तान में, तो इस वजह से मैं इस फोरम पे एडवाइस करूंगा कि गवर्नमेंट को कि काइंडली जो एग्रीकल्चर बेल्ट है उसको बूस्टअप करें, उसको डैमेज नहीं करें। हाउसिंग स्कीम्स बनानी है वो उन एरियाज़ में बनाएं जहाँ पर जो अनकल्टिवेटेड एरियाज़ हैं या जो खास तौर पर पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर वो ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, वैसे भी किसी और चीज़ में काबिल एग्रीकल्चर एरियाज़ पे ना आप हाउसिंग
सोसाइटियाँ बराए मेहरबानी गुलाम सरवर पंवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया और आप आए हैं, आपने हमें समझाया है और खास तौर पे शुगर फ्री आमों की जो हम बात कर रहे थे ना वो भी एक अच्छा आपका फेसबुक पेज MH पंवर फार्म्स के नाम MH पंवर फार्म्स के नाम से जनाब फेसबुक पेज है, आप फेसबुक पेज पे जाके अपना ऑर्डर बुक कर लें, सबसे आसान तरीका आजकल यही और डिलीवर होगा आपके घर में। दिखाना चाहें तो ये मैंगोज वैरायटीज जो भी है तो ये मैं लेके आया हूँ, डिफरेंट वैरायटीज हैं। ये लाल वाली कौन सी है? अच्छा ये जो खास तौर पर ये वैरायटीज है। अच्छा आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। हाँ, बिल्कुल। ये वैरायटी है कीट वैरायटी है जो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल है पेन पाकिस्तान लेवल्स पर, जो मैं इसमें शुगर कंटेंट लेवल्स भी कम है और ये आप देख लेंगे कि ये बड़ी डिफरेंट और खूबसूरत वैरायटी है और ये इस दफ़ा हम जो है ना पेन पाकिस्तान लेवल्स पर जो है ना ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल है और लोगों को डिलीवर कर रहे हैं एट होम। वंडरफुल सर, हम तो फेसबुक से ऑर्डर करने वाले हैं। थैंक यू पंवर साहब, गुलाम सरवर पंवर साहब, थैंक यू सो मच। आम लाने का भी बेहद शुक्रिया उसका तो और हम अपनी टीम में बांट देंगे। पहाड़ों की खूबसूरती तो आपको पता है, पाकिस्तान जैसे नॉर्दर्न एरियाज, वजीर आजम साहब और बड़े लोग कहते हैं कि स्विट्जरलैंड में भी ऐसी खूबसूरती नहीं है। I agree. जो कि सर्टनली नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है सहूलियात का हमारे यहाँ फुकतान है। हमने पहाड़ों की खूबसूरती अरसा दराज से देख रहे हैं, कभी आंखें भरती नहीं हैं वो खूबसूरती देख के, लेकिन पाकिस्तान के और इलाके भी इस कदर हसीन और खूबसूरत हैं और बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकते हैं, जैसे कि सिंध, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था किसी ने कि ये कितनी खूबसूरत धरती है। मतलब लुक एट दिस, क्योंकि ये जब हम चीज़ें देखते हैं ना तो हम एटलीस्ट व्हेन आई सॉ दीज विजुअल्स फर्स्ट आई कुडंट बिलीव कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि ना हमें कभी किसी ने बताया, ना हमारा कोई एक्सेस है, ना हमने देखा। तो देयर आर पीपल आउट देयर जिनकी बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन है कि वो इनको फोटोग्राफ करके, इनकी वीडियोज़ बना के वो मंजर आम पर ला रहे हैं ताकि हमें पता चले व्हाट्स गोइंग ऑन। बाय द वे ये लोटस लेक है, ब्यूटीफुल। अब किसी ने तसव्वुर किया था कि ये लोटस लेक, ये खूबसूरत आर्किटेक्चर, ये महल, ये किले, ये सारी सिंध धरती में ख़जाने छुपे हुए हैं जिसको एक्सप्लोर हम सबको करना चाहिए। और ये एक्सप्लोर कर रहे हैं अरसा दराज से, गुज़श्ता 10 साल से इमानुअल गुड्डू, जो गुड्डू पाकिस्तानी के नाम से जाने जाते हैं ऑन सोशल मीडिया। आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं और इनको प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड भी दिया गया है इस दफ़ा 23 मार्च को परेड में इस्लामाबाद में। इमानुअल को आज हमने इन्वाइट किया है, मेहमान है जियो पाकिस्तान के। इमानुअल थैंक यू सो मच, आपने हमारे टाइम निकाला। सच बात ये है कि हमने भी आपको ट्विटर पे फॉलो करना शुरू किया तो हमें पता चला कि क्या अमेजिंग टैलेंट है आपका। सबसे पहले तो जल्दी से बता दें, ये फोटोग्राफी का एक बहुत लोगों को शौक होता है, लेकिन आपका तो बड़ा सीरियस पैशन है और काफ़ी अरसे से आप ये कर रहे हैं, तो ये किस तरह हुआ? और उसके बाद फिर हम सिंध की खूबसूरती पे आएंगे। जी सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं अपने प्यारे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को अपने बारे में बता सकूं कि मेरा ताल्लुक सिंध से है और मैं सिंध को 10 साल से प्रमोट कर रहा हूं। तो ये शौक़ मुझे बचपन से था, जब हम चर्च के पास रहा करते थे, वहाँ काफ़ी नेशनल ज्योग्राफिक्स के मैगज़ीन आया करते थे, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन मैं वो मैगज़ीन वहाँ से लाकर और उनमें फ़ोटोज़ दिखता था मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ की और लोकेशंस की, तो मेरा दिल करता था कि मैं भी इसी तरह से शायद रंगों से खेलूँ और रंगों से मुझे प्यार हो गया। और 2010 से मैंने अपना ये शौक़ जो है वो स्टार्ट किया। जब 2010 में सिंध में फ्लड आया था तो फ्लड में मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली और वो काफ़ी वायरल हुई, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं सिंध की खूबसूरती जो है, क्योंकि नेट पे आप देखेंगे कि ज़्यादातर आपको पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की, माशाल्लाह से पूरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, तो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की आपको फ़ोटोज़ मिलेंगी, लेकिन सिंध के हवाले से बहुत कम फ़ोटोज़ थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सिंध की तरफ से अपना हिस्सा अदा करूं, अपना फ़र्ज़ अदा करूं और अपने पाकिस्तान का जो काम करें। आपको भी रिसर्च करनी पड़ी, क्योंकि हमने जब तक तस्वीरें सामने नहीं आती तो हमारी इमेजिनेशन वहाँ तक नहीं जा सकती कि कितनी खूबसूरती है। तो आपने कुछ पढ़ा, कुछ रिसर्च भी की कि अच्छा मैं कुएं के पास पहुँच जाता है। हाँ ये भी है बिल्कुल। तो ये वाला किस तरह आपको फिर पता चला? ये कुछ ऐसा है कि मैं जैसे ही अभी भी ऐसा ही होता है, जब मैं कुछ ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे कोई वीडियो या फोटो अपलोड करता हूं, तो लोगों की कोशिश होती है कि कमेंट्स में वो लिखते हैं कि गुड्डू भाई यहाँ भी एक जगह है हमारे पास और प्लीज़ यहाँ भी ज़रूर आएँ, और इस तरह से और फिर फोटो शेयर होते हैं, तो इस तरह कड़ी से कड़ी मिलती जाती है। अच्छा इमानुअल, ये वसाइल भी चाहिए होते हैं इस काम के लिए। जाहिर है फोटोग्राफी कोई सस्ता शौक नहीं है, बड़ा महंगा शौक है, तो आपको किसी की सपोर्ट है या आप खुद ही सारा ये खर्चा उठाते हैं और आपका फिर जाहिर है आपका ये पैशन है, प्रोफेशन तो नहीं है? और आपके ड्रोन शॉट्स जो हैं वो दे आर अमेजिंग। पहले तो बहुत मुश्किल है जब शुरू में मैंने काम स्टार्ट किया, क्योंकि अपने ही ओन पे करना पड़ता था। मेरे पास एक बाइक थी, उस पर ही सारी ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी
और अपने ही खर्चे पर फिर आस्ते आस्ते लोगों को पता चला मेरे काम का, और उन्होंने बहुत ही प्यार के साथ मुझे अप्रिशिएट भी किया, और आस्ते आस्ते कुछ ना कुछ मुझे अभी सपोर्ट करते रहते हैं। हुकूमत सिंध की कोई सपोर्ट भी शामिल है, क्योंकि जाहिर है सिंध के लिए आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हुकूमत सिंध से किसी ने राब्ता किया, वो सपोर्ट करते हैं आपको? जी हाँ, हुकूमत सिंध से जो सिंध कल्चर टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ये मुझे काफ़ी सपोर्ट करता है इस सारे इन चीज़ों को प्रमोट करने में। सरदार शाह साहब है, मंजूर क्रांसो साहब हैं, और अकबर लाशरी साहब हैं, तो ये काफ़ी लोग जो हैं सिंध टूरिज्म में जो है वो सी जगह है? मैं तो देख के हैरान हूँ, आपकी गुफ्तगू तो चल रही है साथ साथ, लेकिन हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपकी वो ड्रोन शॉट्स विजुअल्स दिखा रहे हैं, एंड इट इज़ अमेजिंग। और हम पूछना भी आपसे चाहते हैं, ये जो लोटस लेक है ये कहाँ पे है? ये कहाँ है ये लोटस लेक? ये लोटस लेक जो है ये अचरोथर में वाइट डेजर्ट में है, खिप्रो के पास, जो कि डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में आता है। और आप यकीन करेंगे कि इस अचरोथर में वाइट डेजर्ट में मोर देन 200 लेक्स हैं, जिसमें से एक लोटस लेक भी है और इसके अलावा सॉल्ट लेक भी है। अच्छा, आप मुझे टॉप फाइव वैसे मैं 3 कहने वाला था, लेकिन 5 बताएं, 5 ऐसे स्पॉट जो कराची में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए सिंध में विजिट करने चाहिए टूरिस्ट्स को। जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारा जो मकली, आपको पता है एक बहुत बड़ा नाम है उसका, उसको लाजमी आप विजिट करें। फिर मोहनजोदड़ो है, उसको लाजमी विजिट करें। और सिंध के अंदर नगर पार्कर एक बिल्कुल डिफरेंट इलाका है, जहाँ पर रेड ग्रेनाइट का जो माउंटेन्स हैं वो बहुत खूबसूरत है। वहाँ बारिश के दौरान काफ़ी झरने वगैरह और नदियाँ वगैरह चलती हैं, वो ज़रूर देखें। और इसके अलावा हमारे कराची का, सिंध का आपको पता समंदर है, हम मतलब बहुत ब्लेसिंग्स है हमें कि हमारे पास समंदर भी है। और इसके अलावा हमारे पास खैरपुर का इलाका बहुत खूबसूरत है, जहां आपको अगर आप ड्रोन से व्यू देखेंगे तो दूर दूर तक आपको खजूरों के बागात नजर आएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे श्राइन्स भी हैं यहाँ पर। और आर्किटेक्चर के बारे में प्लीज बताएं मैनुअल, ये जो महल हैं सिंध में, आपको पता है प्रिंसली स्टेट्स भी बहुत ज्यादा थी बिफोर पार्टीशन, तो कौन से इसमें महल और फोर्ट्स, फोर्ट्स और पैलेसेस कौन से प्रिजर्व्ड हैं, कहाँ जा सकते हैं? कोट डीजी जो है बहुत खूबसूरत है और वेल प्रिजर्व्ड है, और इसके अंदर काफ़ी पैलेसेस हैं छोटे छोटे जो आप देख सकते हैं, जिन पे भी मैं लास्ट टाइम गया था कुछ 1 महीना पहले, और वहाँ पर काम चल रहा है। तो इसके अलावा कोट डीजी में आपको बता चुका हूँ कि बहुत खूबसूरत है, और फैज़ महल जो है वो खैरपुर में, वो भी बहुत खूबसूरत है। और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें, नौकोट का एक फोर्ट है यहाँ पर, वो भी वेल प्रिजर्व्ड है। और उमरकोट में एक फोर्ट है, वो भी बहुत ज़बरदस्त, उस पर काम हुआ, और वो भी घूमने जैसा है। अच्छा, ये बताएं आप, ऑब्वियसली हम तो चाहेंगे कि हम लोग भी जाएं, और जो ये देख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, वो ज़रूर विजिट करें। ये जगह एक्सेसिबल हैं, कोई इजाज़त लेनी पड़ती है? मतलब आपको जब कोई कहता है, रेकमेंड करता है भाई वो उस जगह को जाके फोटोग्राफ करें, आप पहुँच जाते हैं? और टूरिस्ट के लिए कोई सहूलत है, बाथरूम है, कोई कैंटीन है, कुछ है? नहीं होगा। हाँ, कुछ जगहें जो भी हैं अभी काफ़ी जो है वो सिंध टूरिज्म इस पे काम कर रहा है, काफ़ी जगह पे आपको वॉशरूम्स वगैरह मिलेंगे, और कुछ अच्छा काम हो रहा है अभी। और काफ़ी टूरिस्ट अभी जो खासकर जो हम जैसे जो फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, इनको देखकर काफ़ी टूरिस्ट अभी जो है इन लोकेशंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऑल राइट, जबरदस्त आप काम कर रहे हैं। और एक पहाड़ी इलाका भी है ना, कौन सा है वो? तो करीब ही है वो, जो जहाँ पे टेम्परेचर पहाड़ी इलाके यहाँ सिंध के अंदर 2 लगते हैं। एक खीरतर माउंटेन जो है, जहाँ पर आप जामशोरो की साइड पे अगर जाएंगे तो यहाँ पर जहाँ सेवन शरीफ भी है। और इसके अलावा जो रंगर पार्कर का जो इलाका है, जहाँ रेड ग्रेनाइट के माउंटेन्स हैं, वो भी है। अच्छा, अब फाइनली ये भी बता दें मैनुअल, कि सिंध तक ही हम रहेंगे, यानी बेसिकली आप रहेंगे, या फिर बलूचिस्तान, पंजाब, मतलब माशाल्लाह अभी तो पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है, एंड देयर इज सो मच टू शो। तो क्या इरादा क्या है आपका? इरादा कुछ ऐसा है कि मुझे अभी भी काफ़ी लोग इनवाइट कर रहे होते हैं कि यार आप पंजाब आए या उस साइड पे आए, नॉर्दर्न एरिया में आए, हम आपके कैमरा के ज़रिए देखना चाहते हैं इन इलाकों को। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादातर सिंध को फोकस करूं, क्योंकि ये सिंध ही है हमारे पाकिस्तान का सूबा, जिसकी वजह से लोग आज मुझे जानते हैं। अगर कोई कहता है कि यार सिंध देखना है, तो सबसे पहले वो कहते हैं यार इमानुअल गुड्डू पाकिस्तानी का ये पेज देखें, अगर आपको देखना है कि सिंध किस तरह से। तो मेरी कोशिश है कि सिंध में भी काफ़ी इलाका जो भी है जो मैंने नहीं देखा, तो मैं चाहता हूँ कि पहले सिंध को कंप्लीट करूँ, फिर आगे सोचूंगा। अच्छा, मुझे दोबारा रिमाइंडर दे दें, ये जो लोटस लेक है ये कहाँ पे है, दोबारा से बता दें, बिकॉज़ आई रियली वांट टू विजिट। लोटस लेक जो है ये डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के अंदर आती है, और ये खिप्रो का एक छोटा सा टाउन है, उसके पास हथुंगो
जो डेजर्ट के अंदर है, और ये खिप्रो से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के फासले पे होगी। एक्सेसिबल है, ये पहुंचा जा सकता है, इसमें कोई रोड्स हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास 4 व्हील ड्राइव है, क्योंकि कुछ ड्यून्स के ऊपर से जाना पड़ेगा आपको, तो आपको लाजमी 4 व्हील ड्राइव चाहिए। What an adventure! आपकी बातें सुन के ना मुझे पता है आपके दिमाग में एक फिल्म चल पड़ी थी लेकिन जबरदस्त एडवेंचर है मैनुअल आपका, एंड थैंक यू सो मच कि ये सारी चीजें आप विजुअली हम लोगों के तरफ भी लाते हैं। और आपका ये डिसीजन जो था कि अभी आप सिंध को ही कवर करना चाहते हैं, आई एम टोटली विद यू, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जगह है और लोगों को शायद नहीं पता, एंड यू आर द सोर्स जिससे पता चल सकता है। मैं आपको ये कहूंगा कि सिंध तो आप कर ही रहे हैं, साथ साथ फिर बलोचिस्तान नजदीक तरीन है, उस तरफ भी आप जाइएगा, उसकी खूबसूरती भी हम तक पहुंचाइएगा। थैंक यू गुड्डू पाकिस्तानी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ताना आपको ये कि डीजी रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी कहते हैं कि कराची में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने ये बात मैस ह्यूमन रिसोर्सेज सर्विसेज के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस में कही है, और सर्टनली रेंजर्स का किरदार काबिल तहसीन है, मजीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीक, और एंजॉय योर वीकेंड प्लीज। अभी भी मास्क वगैरह पहने, मतलब ये तो अब हमारा वो हो गया कि हम आपको याद दिलाते रहेंगे, एंड वी विल कैच यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। बाय।